गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे टैक्स। वहाँ पे हमने देखा था कि सरकार टैक्स कैसे वसूलती है, और हमने वहाँ पे जाना था कि कौन कौन से कर प्रत्यक्ष है और कौन कौन से कर अप्रत्यक्ष है। और आज हम बात करेंगे उस कर की जो सबसे ज्यादा चर्चित है, और जिस कर के बारे में देश नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। उस कर का नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हम बात करेंगे जीएसटी वाले टैक्स की, और जीएसटी से कितने प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन बने हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा जीएसटी। क्या हेडिंग डालेंगे भाई साहब? तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा जीएसटी। इसे हिंदी में कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर। आज हम वस्तु एवं सेवा कर के बारे में बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भी आप इसे कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। जीएसटी बहुत लेंथी टॉपिक है, पढ़ा आप सब लोगों ने भी होगा, बट मैं इसके उन चुनिंदा तथ्यों पे बात करूंगा, उन चुनिंदा फैक्ट्स पे बात करूंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और हर एक फैक्ट आपको समझ भी आएगा। और ये गारंटी है कि इससे आसान तरीके से जीएसटी इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए। पहला पॉइंट लाइन वाइज से चलेंगे। तो जो जीएसटी है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। पहला पॉइंट क्या है? जीएसटी कैसा कर है भाई? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो प्रश्न बनेगा जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर है। कल भी समझाया था आपको कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट गवर्नमेंट हमसे वसूलती है, और अप्रत्यक्ष कर जिसमें हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, बीच में कोई मीडिएबल भी होता है। तो जीएसटी भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ओके। जैसे कि मैंने ये पानी की बोतल खरीदी, ठीक है, तो इस बोतल पे जीएसटी दिया, तो मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं दिया, मैंने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाया। तो ये क्या था? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर। इसका दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जीएसटी में कुल 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया। अप्रत्यक्ष 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। इसको शामिल किया गया है, 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। एक पॉइंट ये भी आ गया आपके पास। पहले हमारे पास दुनिया भर के टैक्स लगते थे, और कल भी आपने दुनिया भर के टैक्स पढ़े होंगे, कम से कम 15 से 20 टैक्स तो मैंने कल वाली ही क्लास में आपको पढ़ाए थे। ऐसी हमारे समाज में, हमारी इकोनॉमी में एक से एक टैक्स हम देखने के लिए पढ़ते हैं, एक एक से एक टैक्स हम देखते हैं, मगर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को समाप्त करके एक ही टैक्स बना लिया गया है, और उसका नाम है जीएसटी। बहुत सारे अलग अलग टैक्स को समाप्त करके एक नया टैक्स बना लिया गया है, और उस नए टैक्स का नाम क्या है दोस्तों? जीएसटी। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो उम्मीद करता हूं नहीं होगा। तो यहां से भी एक पॉइंट हमें क्लियर होता है। और वो क्या पॉइंट क्लियर होता है भाई? कि जीएसटी में कितने टैक्स को शामिल किया गया है? तो जीएसटी में शामिल किया गया है आपके 17 टैक्सों को। ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। जो जीएसटी का इतिहास बोलता है, जीएसटी सबसे पहले, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं, तो सबसे पहले 1954 में, और ये शुरू हुआ था, ये लागू किया गया था फ्रांस में। ठीक है। हमारे देश में तो अभी आया है 2017 के टाइम पे, मगर पूरी दुनिया की बात करूं तो सबसे पहले वह कौन सा देश है? फ्रांस है, जिसने अपने देश में जीएसटी को लागू किया था। और कब किया था? 1954 में किया था। आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बट आपको यहाँ पे क्या समझना है? जो इंडिया है, इंडिया ने जीएसटी का जो मॉडल लिया है, इंडिया ने जो जीएसटी का मॉडल एडॉप्ट किया है, मॉडल लिया है, तो इंडिया ने जीएसटी का मॉडल कहां से लिया है? तो इंडिया ने जीएसटी का मॉडल लिया है कनाडा से। मैं अगेन कह रहा हूं कि दुनिया में पहली बार जीएसटी को लागू किसने किया? तो भाई फ्रांस ने। बट हमने तो जीएसटी का जो मॉडल एडॉप्ट किया है वो फ्रांस से नहीं किया है, हमने किस देश से किया है? कनाडा से किया है। ओके। आप जब संविधान भी पढ़ते हैं तो संविधान के आप विदेशी स्रोत याद करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम विदेशी देशों के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। तो ऐसे ही हमने जो जीएसटी का मॉडल अडॉप्ट किया है वो किस देश से किया है? तो वो कनाडा से किया है। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए।
हमारे देश में भी जीएसटी होनी चाहिए, हमारे देश में भी जीएसटी होनी चाहिए, और ऐसे छोटे मोटे 17 करों को समाप्त कर देना चाहिए। जीएसटी में कुल 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया, इन 17 करों को समाप्त कर दिया और अब एक ही कर बना दिया है जीएसटी। तो इसका ना किसने किसने तो आइडिया दिया होगा। जैसे कि मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था, तो एक साल पहले मुझे मेरे दोस्त ने सुझाव दिया कि यार ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर ले। तो सुझाव दिया तो मेरे को अच्छा लगा वो सुझाव, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसे ही भारत में भी जीएसटी होना चाहिए। इसका सुझाव, जीएसटी का सुझाव, जो जीएसटी का सुझाव है वो किस समिति ने दिया था, तो उसके लिए कमेटी बनी थी और उस कमेटी का नाम क्या था, विजय केलकर कमेटी। कौन सी, विजय केलकर समिति। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है कि जीएसटी का सुझाव किस कमेटी ने दिया था, तो आपके सामने लिखा है जीएसटी का जो सुझाव दिया था वो विजय केलकर कमेटी ने दिया था। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बट यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट, ठीक है। ड्राफ्ट के लिए हिंदी में एक शब्द यूज किया जाता, प्रारूप। जैसे आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो संविधान में हम सभी लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो ऐसी एक प्रारूप, एक खाका, एक ड्राफ्ट जीएसटी का भी तो बना होगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी का ड्राफ्ट प्रारूप किसने बनाया, जीएसटी का ड्राफ्ट प्रारूप किसने बनाया, तो यहां पे जो नाम आएगा वो नाम आएगा असीम दास गुप्ता। क्या नाम आएगा, असीम दास गुप्ता। ये पॉइंट क्लियर है। देखो यहां पर ना क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएसटी का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, और अच्छा खासा पर्सन जिसकी खूब तैयारी होगी और वो गलती से विजय केलकर कर देगा। विजय केलकर कमेटी ने जीएसटी का सुझाव दिया था, और हम पढ़ रहे हैं जीएसटी का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो असीम दास गुप्ता। यहाँ पे दो अलग अलग नाम है, दो अलग अलग काम है, ये देखना है। ठीक है, मैंने इधर मैच भी लगा रखा है, 4 विकेट आउट हो गए श्रेयस अय्यर का, हाफ सेंचुरी हो गया है, तो मैच भी देखना पड़ रहा है दोस्त। चलिए, सेवंथ पॉइंट पे मैं बात करूंगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में और बहुत आसान आसान पॉइंट मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के लाया। अभी हम वो वाला जीएसटी तो पढ़ नहीं रहे कि सीए बन रहे हैं, अकाउंटेंट की नौकरी करनी है हमें, है ना, चार्टर अकाउंट बनना है हमें, तो हमें जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। अब वो हमको पढ़ना भी क्यों है, हम कौन सी जीएसटी पढ़ रहे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप बेझिझक होके करिए। अब हम आगे चलते हैं। तो जब जीएसटी का प्रारूप बन गया, सुझाव मिल गया, सरकार ने बोला कि हाँ चलो ये बढ़िया है, तो इसको संविधान में पेश किया गया था। और कौन सा संशोधन, 122वां, 122वां संविधान, 122वां संविधान संशोधन बिल। अगर बिल की बात करें तो ये कौन सा वाला होगा, 122वां संविधान संशोधन बिल। ठीक है, जितने बिल संविधान संसद में पेश होते हैं सारे के सारे कानून नहीं बनते। तो ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन बिल है, बिल ये 122वें नंबर का। कितने नंबर का, 122वें नंबर का संविधान संशोधन बिल है, जो संसद में क्या हुआ था, पेश हुआ था, संसद में पेश हुआ। अब संसद में पेश हुआ, तो संसद के अंदर तीन चीजें होती हैं, हम सभी लोगों को पता है। संसद के अंदर अगर ये बोल रहा है कि संसद में कौन सा नंबर का संविधान संशोधन बिल पास किया गया, तो आपने बोला 122वां संविधान संशोधन बिल। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि संसद में तीन चीजें देखने के लिए मिलती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद किससे मिलकर बनता है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो संसद तीन चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के हाउस पूछेंगे तो दो, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग पूछेंगे तो तीन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों के ही थ्रू भारत में कोई भी कानून बनता है, इन तीनों के ही थ्रू भारत में कोई भी कानून बनता है, लागू होता है। मगर सामान्यतः हम बहुत सारे जब संविधान संशोधन देखते हैं तो कोई भी बिल पहली बार लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं। अमूमन हम यही पढ़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
बट ऐसा कहीं पर भी रूल नहीं है कि कोई बिल पहले लोकसभा में ही पेश किया जाए। ऐसा कहीं पर भी लॉजिक नहीं है कि कोई बिल पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। बिल पहले राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। सामान्यतः सामान्यतः बिल लोकसभा में पहले पेश हो जाता है, बट ऐसा कहीं रूल नहीं है। फिर से छक्का लगा दिया भाई। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि लोकसभा में ही बिल पास होगा, राज्यसभा में भी होगा। ठीक है, तो जो ये जीएसटी वाला लॉजिक है ना, जीएसटी में जो बिल हुआ था वो राज्यसभा में ही पास हुआ था। उसके बाद आया था किसकी बारी? लोकसभा की बारी। और उसके बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। हाँ कि ना? तो सामान्यतः हम लोग पढ़ देते ना कि लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति। मगर जीएसटी की जब बात आएगी तो जीएसटी ऐसे काम नहीं करेगा। जीएसटी पहले राज्यसभा में पास होता है, फिर लोकसभा में पास होगा, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में ये पास होता है 3 अगस्त 2016 को। 3 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 5 अगस्त को ये 2016 में लोकसभा में पास होता है। और इसके बाद 3 में 5 जोड़ के 5 नहीं आता भाई, 3 में 5 जोड़ के 8 आता है। और फिर एक महीने बाद, अगस्त के बाद 8 सितंबर 2016 को इस पे राष्ट्रपति जी भी क्या कर देते? साइन कर देते, हस्ताक्षर कर देते। सामान्यतः इसको बच्चे अलग उल्टा सुल्टा याद कर देते कि 3 अगस्त लोकसभा, 8 अगस्त राज्यसभा। नहीं, जो जीएसटी का बिल है वो पहले राज्यसभा में पेश हुआ। राज्यसभा में कब पास हुआ? 3 अगस्त। लोकसभा में कब? 8 अगस्त। और ठीक एक महीने बाद 8 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। अब मुझे नहीं लगता यहां तक किसी मेरे भाई बहन को दिक्कत होगी। उसके बाद जब राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए तो 101वां संविधान संशोधन लागू। 101वां संविधान संशोधन के तहत, 101वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में, या 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और जीएसटी को जो 101वां संविधान के संशोधन के तहत लागू माना गया, तो इसको लागू माना गया था 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? जीएसटी डे को। और जब हम बोलते हैं 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है, तो यहाँ पे एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि पहला राज्य जिसने जीएसटी को एक्सेप्ट किया, पहला राज्य जीएसटी को एक्सेप्ट किया, जिसने जीएसटी को लागू किया, जिसने, पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य होता है आपके पास असम। पहला सभी लोग याद करते हैं, और गलती से किसी दिन एग्जाम ने पूछ लिया कि दूसरा राज्य कौन है, तो लोगों के होश उड़ जाएंगे, बिहार। हम उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है। तो उत्तराखंड है 5वें नंबर का राज्य। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जीएसटी को एक्सेप्ट करने वाला या जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम। जीएसटी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बिहार। जीएसटी को लागू करने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है? 5वां। एंड यहाँ पे अगर बात आएगी लास्ट राज्य की, तो लास्ट राज्य है जेएनके। जेएनके आखिरी राज्य था जिसने जीएसटी को क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। अभी तो जेएनके राज्य ही कहाँ है? यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ तक बातें क्लियर हुई होगी। पहला राज्य, दूसरा राज्य, उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य, और आखिरी राज्य, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर राज्यों के तहत ही मैं एक नोट करके पॉइंट लिखा हूं, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, दुनिया के वर्ल्ड में, वर्ल्ड में पहला देश जिसने जीएसटी को एक्सेप्ट किया, थोड़ी देर पहले आपने लिखा दुनिया में पहला देश जिसने जीएसटी को एक्सेप्ट किया, आपने क्या बोला? फ्रांस। तो वर्ल्ड में भारत कौन से नंबर का ऐसा देश है? भारत ने जीएसटी को कौन से नंबर पे एक्सेप्ट किया? तो 161वां देश है भारत। 161वां देश। मतलब इंडिया से पहले 160 देश जीएसटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ओके, तो इंडिया का नंबर कौन से नंबर का है? 161वां
देश है इंडिया जिसने जीएसटी को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अब मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आप याद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब जब जीएसटी 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 ड्रामा हो गया, तो कभी फ्यूचर में कुछ भी चीज बनेंगे तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन भी तो बनेगा। कोई नई चीज आती है, जीएसटी पहले नहीं था ना 2017 से पहले, कोई नई चीज आई है तो उस नई चीज के लिए कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे। समय के साथ चीजें चेंज होती हैं, बदलाव आता है, अब बदलाव भी जरूरी है। जैसे आप पहले थे वैसे आप अभी नहीं हो, और जैसे आप अभी हो ऐसे आप फ्यूचर में नहीं रहोगे। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जब बदलाव ही प्रकृति का नियम है तो ये जीएसटी में भी बदलाव हो सकते हैं इन फ्यूचर। समय के साथ तो बदलना ही पड़ेगा। जैसे अभी जीएसटी पेट्रोलियम पे नहीं लगता, डीजल पे नहीं लगता, गैस पे नहीं लगता, जीएसटी इन पे नहीं लगता है। क्या पता फ्यूचर में इनको भी जीएसटी में ऐड कर लिया जाए, तो बदलाव होगा। तो इसके लिए बनेगी एक जीएसटी काउंसिल। इसके लिए हमारे देश में क्या बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल। इसके लिए हमारे देश में क्या बनाया गया है, जीएसटी काउंसिल। और जब जीएसटी काउंसिल बनाया गया है तो ये किसी न किसी अनुच्छेद में रखा गया है। और क्वेश्चन आएगा जीएसटी काउंसिल संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 279 के ए में। और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जब जीएसटी काउंसिल की हम बात करते हैं तो इसमें एक और फैक्ट पढ़ते हैं कि जब कोई भी काउंसिल, जब कोई भी परिषद बनेगी, जीएसटी परिषद, तो उस परिषद का कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा। और इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो भारत का वित्त मंत्री होगा, ये फिक्स है। जीएसटी का अध्यक्ष वही होगा जो भारत का वित्त मंत्री होगा। और अभी हमारे देश के वित्त मंत्री के पद पे है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, तो अभी जीएसटी के अध्यक्ष वही होंगे। मगर जब जीएसटी परिषद बनी थी उस समय हमारे देश के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे वो इसके अध्यक्ष रहे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए दैट टाइम हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं कि जीएसटी के पहले अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष जो जीएसटी परिषद का बना था उनका नाम है श्री श्री अरुण जेटली, श्री अरुण जेटली जी। तो श्री अरुण जेटली जी उस समय वित्त मंत्री के पद पर थे। दैट्स वाई श्री अरुण जेटली जी हमारे जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान अध्यक्ष आपको पता चल गया कौन है, निर्मला सीतारमण। अध्यक्ष ही अध्यक्ष तो काम नहीं बनेगा, एक पूरा ग्रुप होगा। परिषद है तो काउंसिल है, काउंसिल है तो पूरी एक ग्रुप होगा। तो अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे ऐसा क्वेश्चन करके कि जीएसटी परिषद जो है जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 33 सदस्य होते हैं। ये वाला फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। जीएसटी परिषद में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो जीएसटी परिषद में टोटल 37 मेंबर, ओ सॉरी 33 मेंबर होते हैं। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, जीएसटी परिषद कौन से अनुच्छेद में है, जीएसटी परिषद में कितने मेंबर है, सारी बातें पता है। जीएसटी काउंसिल, काउंसिल को ही परिषद कहते हैं। जीएसटी परिषद कौन सा अनुच्छेद में है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, पहली बार कौन था, वर्तमान में निर्मला जी हैं। और जीएसटी परिषद में कितने मेंबर होते हैं, सब बात पता चल गई है। बट एक बात तो पता ही नहीं है कि जीएसटी परिषद बनी कब। ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी की जो परिषद है, जीएसटी की जो काउंसिल है, तो जीएसटी की परिषद या जीएसटी की काउंसिल बनी कब, तो ये बनी थी 12 सितंबर को, 12 सितंबर 2016 को जीएसटी का काउंसिल बना है। तो ये वाला फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। जीएसटी परिषद कब बनी, तो 12 सितंबर 2016 को बनी है। कि इन फ्यूचर कभी जीएसटी से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे तो वो जीएसटी परिषद ही करेगी। इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं है, मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरीथिंग मैंने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के आपको जीएसटी से रिलेटेड सारे फैक्ट बता दिए। और ये गारंटेड है सारे फैक्ट एक बुक में एक सामने कहीं लिखे ही नहीं है, यहाँ तक कि किसी यूट्यूब चैनल में भी एक सामने ये सारी चीजें लिखी नहीं है। ठीक है, अब हमें बात पता चल गई। अगला पॉइंट आएगा आपका जीएसटी के टाइप। तो क्वेश्चन आएगा जीएसटी के कितने टाइप होते हैं।
तो जीएसटी के चार टाइप होते हैं। एक होता है सी जीएसटी, सेंटर जीएसटी, लिख दीजिएगा। एक होता है एस जीएसटी, अगर क्वेश्चन आएगा, स्टेट जीएसटी। इसके अलावा एक होता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो तीन तो ये याद हो गए ना, सेंटर जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा कभी क्या होता है कि कोई चीज एक राज्य में बन रही है और दूसरे राज्य में बिक रही है, एक राज्य में बन रही है और दूसरे राज्य में बिक रही है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगा किस पे, जहां बन रहा है या जो उपभोग कर रहा है। तो वहां पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल डाटा हो जाता है। तो जब दो राज्यों के बीच व्यापार होता है तो वहां पे आईजीएसटी लगता है। इसका लिए आपको एक पॉइंट याद करना है, यहाँ पे एक और जीएसटी होता है, आई जी एस टी। इसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। केंद्र, स्टेट मतलब राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, और इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो सामान्यतः प्रश्न बनेगा जीएसटी के प्रकार, तो भी मैंने आपको आसान शब्दों में समझा दिए हैं। मैं इसी चीज पर एक एक घंटे के लेक्चर दे सकता था, अगर आप यूट्यूब देख लीजिएगा, ऐसे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं जीएसटी के जितने फैक्ट, जितने पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ ऐसा लिखा ही नहीं है। सारी चीजें, सारे फैक्ट एक सामने आपको बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत रेयर। ना ये किसी बुक में सारे फैक्ट एक सामने मिलेंगे आपको। बहुत मेहनत से बहुत ढूंढ के नोट्स बनाए हैं और आपको वो प्रोवाइड हो रहे हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको सच में लगा होगा कि हाँ यार वाकई में सारे फैक्ट एक सामने मिल गए हैं, तो कमेंट जरूर कर देना दोस्त। ओके, आप कमेंट तक नहीं करते हैं, आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता जैसा मैं उम्मीद करता हूँ, तो फिर ये अच्छी बात नहीं। अगला पॉइंट अगर हमसे देखा जाए कि जीएसटी की स्लैब कितनी होती है। जीएसटी में टैक्स का जो स्लैब होता है, टैक्स स्लैब जो होता है वो कितने होते हैं। तो इसमें जीएसटी का जो टैक्स का स्लैब है वो तीन प्रकार का होता है। जीरो सॉरी 5 प्रकार, 0% भी लगता है, 5% का भी जीएसटी होता है, 12% भी जीएसटी होता है, 18% भी जीएसटी लगता है, और 28% भी जीएसटी लगता है। ठीक है, तो जीएसटी के कितने स्लैब है भाई आपके पास विद्यमान, जीएसटी के आपके पास कितने स्लैब है आप देखिएगा। तो जीएसटी के आपके पास 5 स्लैब हो गए। 5 स्लैब का मतलब क्या है, भारत सरकार ने, या जीएसटी परिषद जो है, जीएसटी काउंसिल जो है, उसने टैक्स जो लगाया है उसने सभी चीजों पे इक्वल नहीं लगाया है। जो मेडिसन होती है, दवाई दुवाई, आटा हो गया, चावल हो गया, जो हमारी डेली नीड की चीज है, जिनके बिना जिंदा नहीं रह सकते हम, उन पे 0% का टैक्स है। थोड़ी जो नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं, जो थोड़ा महंगी महंगी चीजें होती है, जिनका सामान्य जीवन में जरूरत पड़ती है, उन पे 5% चीज है, टैक्स है। थोड़ा और महंगी जैसे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, 12% चीज है। आप लग्जरी लग्जरी चीजों को यूज कर रहे हो, 18% चीज है। आप और भी महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हो, उस पर 28% जीएसटी। तो जीएसटी हर चीज, ऐसा नहीं कि आटे पे भी सेम जीएसटी और कोल्ड ड्रिंक पे भी सेम जीएसटी। आटा ज्यादा नीड है बजाय कोल्ड ड्रिंक के, तो आटा पे जीएसटी कम होगा और कोल्ड ड्रिंक पे जीएसटी ज्यादा होगा, ये आप देख लीजिएगा। तो जीएसटी के कितने स्लैब है देखा जाएगा, तो जीएसटी के 5 स्लैब है। कई बार आपको 4 स्लैब भी दिखेगा, मगर वो 0% को ऐड नहीं करते। मगर जीएसटी 0% भी बहुत सारी चीजों पे, जहां तक मेरे को ज्ञान है, आटा चावल पे तो जीएसटी है, मेडिसिन पे जीएसटी 0% ही है। ये बात याद रख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। और ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है कि कॉपी पेन पे कितना है, बाइक पे कितना है, बल्ब पे कितना है, कैमरा पे कितना, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन बन सकता है कि जीएसटी के कितने स्लैब है, हाईएस्ट जीएसटी कितना परसेंट लग सकता है, 28। 28% से ज्यादा जीएसटी लग ही नहीं सकता। 28% से ज्यादा जीएसटी लग ही नहीं सकता। 0, 5, 12, 18, 28। अब यहां से एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं। और फैक्ट क्या बताता हूं, कि जो जीएसटी होता है ये नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। और जीएसटी किस पे नहीं लगेगा, तो पेट्रोल पे नहीं है जीएसटी, है ना। एल्कोहल, आपके शराब के ठेकों पे जीएसटी नहीं है। पेट्रोल के साथ डीजल आप देख लो, जीएसटी नहीं है। और रसोई गैस को क्या बोला जाता है, जो भी बोलते हैं रसोई गैस को ना, अच्छा सा शब्द नहीं आ रहा, पर जो हमारी रसोई गैस होती है उस पे भी जीएसटी नहीं होता है।
तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से जीएसटी के दायरे से कौन कौन सी चीजें बाहर है, इन चीजों पे क्या जीएसटी लगता है, तो इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, इन चीजों को आप समझ लीजिएगा। ये जीएसटी के दायरे से क्यों बाहर है, कभी सोचा आपने? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, आप कमेंट करके बताना, ठीक है? नहीं आएगा तो फिर मैं कमेंट करके बता ही दूंगा, ठीक है? या फिर जो इकोनॉमी की कल वाली क्लास आएगी मेरी, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये जीएसटी इन पे क्यों नहीं लगता। अगर इन पे भी जीएसटी लगेगा ना तो इनका रेट बहुत सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कैसे हो जाएगा ये सस्ता, क्यों हो जाएगा ये सस्ता, ये आप देखना, ठीक है? आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना अगर आपको ये बता सके, और नहीं बताओगे तो खुद ही समझ लोगे तो ठीक है, मैं कल वाली क्लास में बता ही दूंगा। बट मैं इतना बता दूं कि अगर डीजल को, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ला लिया जाए तो 50-60 रुपए लीटर ही डीजल पेट्रोल मिलने लग जाएगा, बहुत सस्ते रेट इनके हो जाएंगे, इसलिए जीएसटी से बाहर रखा गया इन चीजों को। बट ऐसा क्यों होगा वो आपने कमेंट करके मुझे समझाना है। अगर आप समझा पाओ तो मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, और नहीं समझा पाओ तो कल वाली क्लास में मैं समझा ही दूंगा। बट मैंने आपको हिंट दे दी है। हिंट क्या है कि अगर इन चीजों पे जीएसटी लगेगा तो इनका रेट बहुत कम हो जाएगा, ये वाला फैक्ट भी आप याद रख लीजिएगा, बाकी कल वाली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है? बाकी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हेतु 20 लाख सालाना टर्नओवर होना चाहिए, 20 लाख सालाना आपका टर्नओवर होना चाहिए। और अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा आपका एनुअल टर्नओवर है और आपने फिर भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको 5 साल 2 साल की सजा भी हो सकती है। और जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसका जो पंजीकरण नंबर होगा, उसका जो पंजीकरण नंबर होगा वो 15 डिजिट का होगा। कितना डिजिट का होगा? 15 डिजिट। तो ये था आपके पास जीएसटी, सबसे सरल और आसान शब्दों में। उम्मीद करता हूं बात आपकी समझ में आई होगी। मैंने जीएसटी आपको पढ़ाया है, और जीएसटी में मैंने कुछ फालतू की बात नहीं करी है, जो हमारे एग्जाम में आता है फैक्ट 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 लिखते हैं आपको बता दिया है। तो जीएसटी के लेक्चर आप यूट्यूब में ढूंढोगे, क्योंकि मैं भी पढ़ने के लिए ढूंढता हूँ यूट्यूब में चीजों को, तो वहां पे बताया ही नहीं गया है ऐसे जीएसटी, मेरे यूट्यूब में तो नहीं आया है जीएसटी। वहां पे वो वाला आ रहा था जो सीए वगैरह को पढ़ना है, हमें जीएसटी वो नहीं पढ़ना, हमें कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ना है। ऐसा जीएसटी का लेक्चर कम ही देखने के लिए मिला। आप इसे नोट कर लीजिएगा, 20 21 22 फैक्ट लिखाए थे, सभी फैक्ट को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर जीएसटी से नहीं पूछेगा, इतने में ही एग्जाम में काम बन जाएगा। क्लास पसंद आएगी तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी मेरा मैच लगा हुआ है उधर, मैच देखता हूँ, श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहा है, आप भी मैच देखो, आईपीएल के मजे लो। तब तक जय हिंद।